हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। और अगर आप आज ये क्लास पहली बार अटेंड कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, समान वातावरण में रहने और संस्कृति के विभिन्न तरीकों वाले लोगों के लिए अलग अलग अर्थ है। यह कथन किस अवधारणा से संबंधित है? क्या कह रहा है कि जो यह एक सेंटेंस है, समान वातावरण में रहने और संस्कृति के विभिन्न तरीके वाले लोगों के लिए अलग अलग अर्थ है। यह जो कथन है ये किसका है, ये किस अवधारणा से संबंधित है, ये बताना है। द सेम एनवायरमेंट कैरीज डिफरेंट मीनिंग टू पीपल विद डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग एंड कल्चरल। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। तो कौन से कॉन्सेप्ट अवधारणा से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है पॉसिबिलिज्म, यानी कि संभववाद। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये किस अवधारणा से, किस कॉन्सेप्ट से संबंधित है? तो ये संभववाद से संबंधित है। ठीक है, ओके। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? रेल बंधु इज। क्या कह रहा है कि जो रेल बंधु है वो क्या है? रेल बंधु है क्या? ये चीज़ क्या है जिसका नाम रेल बंधु है? तो इसका आंसर है ए मैगजीन अवेलेबल ऑफ इंडियन रेल अवेलेबल इन ऑल राजधानी शताब्दी एसी दुरंता ट्रेन्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि भारतीय रेल की उपलब्ध पत्रिका है, यानी कि एक ये मैगजीन है जो कि सभी राजधानी शताब्दी एसी दुरंता ट्रेनों में उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, रेल बंधु क्या है? रेल बंधु एक मैगजीन है जो मतलब जो ये ट्रेन है, कौन सी ट्रेन? राजधानी शताब्दी और एसी जो ट्रेन है इन सब में उपलब्ध कराई जाती है ये मैगजीन। ठीक है, ये रेल बंधु नाम ऐसा हो गया। अगर इस ऑप्शन में अगर किसी को मतलब जैसे किसी को नहीं हो आइडिया कि रेल बंधु क्या है और उस ऑप्शन में अगर रेल वगैरह डाल दी तो अधिकतर बच्चे कर आएंगे कि रेल बंधु तो रेल है, बट ये रेल नहीं है, ये एक मैगजीन है जो कि रेल में उपलब्ध कराई जाती है। इंडियन मैगजीन है। ठीक है, और भारतीय रेल में ये उपलब्ध कराई जाती है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? मैच लिस्ट विद फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट दी हुई है, लिस्ट सेकंड दी हुई है, हमें दोनों के राइट पेयर्स बनाने हैं। तो लिस्ट फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ लैंड यूज एंड लैंड कवर टाइप्स, यानी कि भूमि उपयोग, भूमि आच्छादन प्रकार। लिस्ट सेकंड में क्या दिया हुआ है? तो इसमें दिया है कन्वेंशन कलर सिंबल्स, यानी कि पारंपरिक रंग प्रतीक। ठीक है, हमें दोनों के राइट पेयर्स बनाने हैं। तो लिस्ट फर्स्ट में ए है फॉरेस्ट यानी कि वन, बी है कल्टिवेटेड एरियाज यानी कि खेती वाले क्षेत्र, सी है अनकल्टिवेटेड लैंड्स यानी कि अनुपजाऊ भूमि, और डी है बिल्ट अप एरिया यानी कि निर्मित क्षेत्र। ठीक है, लिस्ट सेकंड में क्या दिया हुआ है? तो इसमें फर्स्ट है येलो, सेकंड है रेड, थर्ड है डार्क ग्रीन एंड फोर्थ है ब्राउन। तो ये क्या है? ये कलर ये है कन्वेंशनल कलर सिंबल्स, पारंपरिक रंग प्रतीक। हमें क्या बताना है कि कौन से लैंड यूज, कौन से मतलब कौन सा कलर है जो कि किस लैंड यूज़ को दर्शाता है। ठीक है, हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो ए है फॉरेस्ट यानी कि वन, वो किस से दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आएगा डार्क ग्रीन। ठीक है, देन है बी कल्टिवेटेड एरिया। तो ये किस से दर्शाया जाता है? तो ये इसका आएगा फर्स्ट यानी कि येलो। देन है अनकल्टिवेटेड लैंड यानी कि अनुपजाऊ भूमि। तो ये किससे दर्शाई जाती है? तो ये दर्शाई जाती है ब्राउन से। लास्ट है बिल्डअप एरिया यानी कि निर्मित क्षेत्र। तो इसका क्या आएगा? तो इसका आएगा रेड। ठीक है, ये रेड रंग से दर्शाया जाता है। ये जो सिंबल है ये रेड रंग से दर्शाया जाता है। ठीक है, क्या बताना है कि लैंड यूज़ दिया हुआ है, मतलब वो भूमि दी हुई है, भूमि उपयोग, और हमें कन्वेंशनल कलर दिए हुए हैं, और हमें दोनों को बताने हैं कि किस लैंड यूज़ को किस कलर से दर्शाया जाता है। तो क्या है? ए का क्या होगा? ए का थर्ड है डार्क ग्रीन, फॉरेस्ट डार्क ग्रीन से दर्शाया जाता है। कल्टिवेटेड एरिया है जो कि किससे दर्शाया जाता है? कल्टिवेटेड एरिया, तो ये येलो से दर्शाया जाता है। अनकल्टिवेटेड एरिया जो है ये ब्राउन से दर्शाया जाता है, और जो बिल्डअप एरिया है वो किससे दर्शाया जाता है? तो ये रेड से दर्शाया जाता है। नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि की कितनी तीव्रता मनुष्य के लिए ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है? क्या कह रहा है कि हाउ मच इंटेंसिटी ऑफ साउंड कॉजेज नॉइज पोल्यूशन फॉर ह्यूमन। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो ध्वनि की कितनी तीव्रता, ठीक है, कितनी तीव्रता, ध्वनि की कितनी तीव्रता मनुष्य के लिए ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है? तो आंसर है ना, इसका आंसर थोड़ा डाउटफुल है। कैसे? इसका जो आंसर है वो बुक्स में हमने पढ़ा है 80 डेसिबल्स। ठीक है, क्या मानना है कि 80 डेसिबल से ऊपर जो है वो ध्वनि की जो तीव्रता है वो
मतलब मनुष्य के लिए हानिकारक है, ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। लेकिन अभी एक एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें आंसर की में क्या मानना है कि आंसर की में उसमें मानना है कि अबाउ वो 90 डेसिबल्स माना है, यानी कि 90 डेसिबल से ऊपर जो है वो ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। तो ये थोड़ा डाउटफुल है ये क्वेश्चन, ठीक है। वैसे बुक्स में ये अबाउ 80 ही दिया हुआ है, जो भी हमने बुक्स पढ़ी है अभी तक उसमें 80 डेसिबल्स ही दिए हुए हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि ढलान प्रतिस्थापन थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। क्या कह रहा है, स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी गिवन बाय। तो जो ढलान प्रतिस्थापन थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई है, तो इसका आंसर है पैंक। पैंक के द्वारा ढलान प्रतिस्थापन थ्योरी, स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी दी गई है। ओके, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि हमें लिस्ट फर्स्ट दी हुई है, लिस्ट सेकंड दी हुई है और हमें दोनों के राइट पेयर्स बनाने हैं। लिस्ट फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, लिस्ट फर्स्ट में इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, और लिस्ट सेकंड में वेजिटेशन टाइप्स यानी कि वनस्पति के प्रकार दिए हुए हैं और हमें इनका राइट पेयर्स बनाना है। ओके, तो इकोसिस्टम में क्या दिया हुआ है, इकोसिस्टम में ए है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यानी कि उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, बी है टेम्परेट फॉरेस्ट यानी कि शीतोष्ण वन, सी है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, एंड डी है टेम्परेट ग्रासलैंड यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड क्या है, शीतोष्ण घास के मैदान। ओके, और लिस्ट सेकंड में क्या दिया हुआ है, लिस्ट सेकंड में दिया हुआ है फर्स्ट है सेल्वास, सेकंड है तैगा, और थर्ड है सावाना यानी कि लंबा चौड़ा चराग है, और फोर्थ है पंपास। ओके, तो इसका करेक्ट पेयर क्या बनेगा, तो इसको करेक्ट पेयर बनेगा कि जो ए है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो इसका क्या होगा, तो किस प्रकार की वनस्पति है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड यानी कि सवाना। ओके, बी है टेम्परेट फॉरेस्ट यानी कि शीतोष्ण वन, तो इसका क्या होगा, तो ये इसका आएगा टैगा। सी है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो इसका होगा सेल्वास, और जो डी है टेम्परेट ग्रासलैंड, तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा पैम्पास। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना सभी। हाँ जी, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन क्या है, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के संदर्भ में हिमनदों नियंत्रण के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी। ठीक है, क्या कह रहा है कि प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के संदर्भ में हिमनदों नियंत्रण के सिद्धांत की जो व्याख्या है वो किसने की थी। हु एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ ग्लेशियल कंट्रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ्स। तो इसका आंसर क्या होगा कि प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के संदर्भ में हिमनदों नियंत्रण के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी, तो ये की थी दिल्ली ने। कब की थी, 1915 में की थी। ठीक है, दिल्ली ने की थी, नोट कर लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, बड़े महासागरों के क्षेत्रफल के संबंध में क्या सही क्रम है। ठीक है, क्या कह रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू द एरिया ऑफ द लार्ज ओशियन इज। ठीक है, क्या कह रहा है कि हमें बड़े महासागरों के क्षेत्रफल के संबंध में सही सीक्वेंस बताना है कि क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा पैसिफिक ओशियन, देन अटलांटिक ओशन, देन इंडियन ओशन, फिर आर्कटिक ओशन, देन है साउथर्न ओशन। ठीक है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, देन है दक्षिणी महासागर। ये इसका राइट सीक्वेंस है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, देन आर्कटिक ओशन, देन है साउथर्न ओशन। ठीक है, नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकेंड, हाँ जी, क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि which one of the following factors is responsible for the change in the regular direction of ocean currents in the Indian Ocean। क्या कह रहा है कि हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है, यानी कि जो हिंद महासागर में जो उसकी धाराएं की जो दिशा में परिवर्तन होता है तो वो उसका कारण क्या है, क्या किस वजह से वो परिवर्तन में होती है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका आंसर है मानसून। ठीक है, मानसून की वजह से ही इसकी दिशा में परिवर्तन होता है। आंसर क्या होगा, मानसून फ्लो इज फाउंड इन द इंडियन ओशन, यानी कि मानसून का प्रवाह हिंद महासागर में पाया जाता है। ठीक है, जो हिंद महासागर
महासागर है उसमें महासागरीय धारा की जो दिशा है, जो वो नियमित दिशा है, वो किस लिए परिवर्तन होती है? क्योंकि वहाँ मानसून इसका सबसे बड़ा कारक है। ठीक है, आंसर होगा मानसून का प्रवाह हिंद महासागर में पाया जाता है। तो आज के क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड और साथ ही कमेंट भी कर दिया करो। और इसके साथ ही अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।